हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बर्डिंग मेडिकोस। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको टॉपर बनने से रोकती है। वो ऐसी क्या अलग चीजें होती हैं जो एक टॉपर बच्चा करता है और अगर एवरेज बच्चा भी वो करे तो ही कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर। ठीक है, तो हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ टू राइट इन एग्जाम लाइक अ टॉपर, कि एग्जाम के अंदर टॉपर की तरह कैसे लिखना होता है। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से हाउ टू नॉट राइट इन योर एग्जाम, क्या नहीं लिखना होता है और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, उन सब के बारे में हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हम जानने वाले हैं। सबसे पहले एक बेसिक एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन। माय नेम इज जय शर्मा। ठीक है, एंड आई एम दी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम जानेंगे वो कौन कौन सी प्रेजेंटेशन टिप्स हैं जिनसे यू कैन ऑल्सो बिकम अ टॉपर। सबसे पहली चीज है राइटिंग स्किल्स। सबसे पहली चीज क्या है? राइटिंग स्किल्स, कि भाई पेपर में लिखना कैसे होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे इसके अंदर किन किन चीजों के बारे में। हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स, कि राइटिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। वन सेकेंड, हम जानेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। फिर हम जानेंगे कॉमन स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, कि भाई वो कौन कौन सी कॉमन दिक्कतें होती हैं जो बच्चा फेस करता है। फिर हम जानेंगे हैक्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में। एंड द लास्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन टिप्स, कि भाई कैसे अपना पेपर प्रेजेंट करना होता है सो डेट यू कैन पोटेंशियली इंक्रीज 10 to 15 मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो फाइनली हम जानेंगे उन प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में सो डेट यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर मार्क्स। ओके, सबसे पहली चीज है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, कि सर आप इतना सब कुछ बता रहे हो, क्या सच में इन राइटिंग स्किल्स की पेपर में इंपॉर्टेंस होती भी है या नहीं होती। देखो, अगर मैं बात करूं हैंडराइटिंग की, तो एज सच हैंडराइटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, कब तक नहीं होती? जब तक वो टीचर को क्लियरली विजिबल है। अगर टीचर को रीडेबल फॉर्मेट में मिल रहा है सब कुछ तुम्हारा पेपर, सो डेट इस टाइम तक तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी वैल्यू नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत करती है, बट ज्यादा भी ऐसा नहीं है कि बहुत जचा जचा के लिखना होता है पेपर के अंदर। ठीक है, बस रीडेबल होनी चाहिए तुम्हारी हैंडराइटिंग। तो हम जान रहे हैं किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स के बारे में। किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स के बारे में। कि सबसे पहले बेटा जी ये बात जान लो, फॉर्मेट ओवर नॉलेज। कई बार क्या होता है, तुम्हें नॉलेज होती है लेकिन तुम्हें उसे लिखने का तरीका नहीं आता। ठीक है, अब जब तक उसको तुम बढ़िया से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो हमेशा नॉलेज काम नहीं देती, कई बार हमारा फॉर्मेट भी काम देता है, कि हमें किस वे में आंसर राइट करना होता है। ठीक है, तो हमें फॉर्मेट पे ही फोकस करना होता है। कई बार तुमने देखा होगा लो प्रिपरेशन हाई मार्क्स। कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी कम होती है, फिर भी उनके मार्क्स क्या आते हैं? ज्यादा आते हैं। और कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी बहुत ज्यादा की होती है, हाई प्रिपरेशन की होती है, फिर भी उनके मार्क्स क्या आते हैं? लो आते हैं। ऐसे बच्चों को हम अनस्किल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं। और जिनकी तैयारी कम और मार्क्स ज्यादा आते हैं, ऐसे बच्चों को हम स्किल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो स्किल स्टूडेंट अपना रहा है और जो दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा, जिससे उसके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। और ये सब कुछ जानने के बाद में आई गारंटी यू कि तुम्हारे 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पेपर में इंप्रेशन भी बहुत जरूरी होता है। बेटा मेरी बात ध्यान से समझो। स्कूल में टीचर क्या हो सकता है? बायस हो सकता है। वो बच्चों को जानता है, वो बोलते हैं ना माथा देख के टीका निकालता है। ठीक है, तो स्कूल में ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मेन एग्जाम है, जो बोर्ड का एग्जाम है, उसमें टीचर किसी को भी नहीं जानता। वो जानता है तुम्हें तुम्हारे रोल नंबर से। वो ना तुम्हारा फेस, ना तो उसे तुम्हारा फेस पता है, ना उसे तुम्हारी कास्ट पता है, ना उसे तुम्हारा रिलीजन पता है, ना उसे तेरा तुम्हारा नाम पता है, ना स्कूल पता है। वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ही ओनली नोज योर रोल नंबर। और दूसरी चीज वो जो तुम्हारे बारे में जानता है वो है पेपर, कि तुमने पेपर कैसा लिखा है। तो स्कूल के टीचर बायस हो सकते हैं, एग्जामिन में बायस नहीं होता है। ठीक है, तो हमें उस एग्जाम में क्या करना है? इंप्रेस करना है। अब कैसे इंप्रेस करोगे? अपने लुक से थोड़ी ना इंप्रेस करोगे। इंप्रेस कैसे करोगे? बाय योर पेपर प्रेजेंटेशन। तो हम इसके बारे में जान रहे हैं अभी। मूविंग अहेड, कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है। तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो बच्चों की होती है वो है बैड हैंड राइटिंग। सबसे ज्यादा बच्चों की जो कॉमन मिस्टेक होती है ना, वो होती है बैड हैंड
राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग क्या होती है? सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक। बैड हैंड राइटिंग क्या होती है? सबसे ज्यादा, एक सेकेंड, ओके। तो बैड हैंड राइटिंग क्या होती है? सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। बट अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछो कि सर एज अ टीचर क्या आप भी हैंड राइटिंग जज करते हो, तो बेटा इतनी भी जज नहीं की जाती हैंड राइटिंग। अगर वो रीड हो पा रही है, ठीक है, अगर मैं उसे रीड कर पा रहा हूं तो मुझे उसमें मार्क्स देने पड़ेंगे। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुमने कुछ भी लिख दिया, यू कुछ भी लिख दिया, ठीक है। डॉक्टर बन गए हो बेटा, अभी से डॉक्टर बन कैसे बन चुके हो? अभी तो समय है, एमबीबीएस करनी है, ठीक है, नीट क्लियर करना है। तो ऐसी भी हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि वो रीड ही नहीं की जा रही। अगर नॉर्मल हैंड राइटिंग है, रीडेबल फॉर्मेट में है, टीचर उसे रीड कर पा रहा है, ठीक है, कर्सिव हैंड राइटिंग ना हो तो भी चलेगा। बट अगर रीडेबल है, कैसी है? रीडेबल, और यू कैन से नीट एंड क्लीन है, तो उसमें भी टीचर मार्क्स देता है। यानी हैंड राइटिंग एक फैक्टर तो है, बट इतना बड़ा फैक्टर भी नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स काट ले। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम एकदम खराब हैंड राइटिंग लिखो। आई वंस अगेन रिपीट कि तुम्हारी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? रीडेबल। तो सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है, वो है बैड हैंडराइटिंग। वो क्या है? बैड हैंडराइटिंग। दूसरी चीज जो बच्चा मिस्टेक करता है, वो है स्लो स्पीड। कि सर 3 घंटे का पेपर था, 32 क्वेश्चन थे, लास्ट में मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही रह गए। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। तो तुम्हें क्या करना है? स्पीड की प्रैक्टिस करने में मैं बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमारा पेपर छूट जाता है। वो छूटने का वन ऑफ द मेन रीजन क्या है? तुम्हारी राइटिंग स्पीड क्या है? वेरी स्लो। तो हमें इसको भी इंप्रूव करना है। नेक्स्ट थिंग है कि कट्स इन आंसर। आंसर को तुम कैसे कट करते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, यहाँ पे गलती हो गई तो वो ऐसे ऐसे काटते हैं, ठीक है। कुछ को दिक्कत हो, कुछ कैसे काट करेंगे, कट करेंगे, जैसे मालूम है लिखा है यहाँ पे कट, और ये गलत स्पेलिंग है, तो इसके यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देंगे और यहाँ से क्रॉस लगा देंगे। ये भी गलत तरीका है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कट करने का? एक सिंपल लाइन खींचनी होती है। प्रिफर करो स्केल से खींचो वो लाइन। प्रिफर क्या करना होता है हमें? कि यूज रूलर एंड यूज पेंसिल। पेंसिल एंड स्केल का यूज करके हमें कट लगाने होते हैं। ये वाला तरीका गलत है कि तुम दोनों साइड में क्रॉस लगा रहे हो। ये वाला तरीका भी क्या है? गलत है। मैं तुम्हें आगे नोटबुक दिखाऊंगा टॉपर्स की कैसी नोटबुक होती है, ठीक है। चलिए, ये देखिए भाई बच्चा जी, राइटिंग है यहाँ पे। यहाँ पे दो आंसर शीट है, आंसर शीट ए एंड आंसर शीट बी। एज अ टीचर अब मुझे तुम ही बताओ, तुम कौन से वाले बच्चे को ज्यादा मार्क्स दोगे? ऑब्वियसली द आंसर इज बी, क्योंकि इसकी हैंडराइटिंग कैसी है? नीट एंड क्लीन है, प्रॉपरली रीड की जा रही है, प्रॉपरली उसने डायग्राम्स भी बना रखे हैं जहां पे रिक्वायरमेंट है, जहां पे फ्लो चार्ट्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स भी किसको मिलेंगे? बी वाले को। कंटेंट दोनों का इक्वल हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक बच्चा है वो ज्यादा स्कोर कर रहा है और दूसरा बच्चा वो कम स्कोर कर रहा है। तो राइटिंग भी एक फैक्टर है, उतना बड़ा नहीं है, बट इट इज ऑल्सो है फैक्टर। चलिए, तो अब हमें बता दीजिए कि भाई कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने पेपर को थोड़ा नीटली प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट मोमेंट अपनी हैंडराइटिंग तो इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मेथड तो होगा ना अपने पेपर को इंप्रूव करने का। तो पहला मेथड है आंसर सीक्वेंस टेक्निक। पहला मेथड क्या है? आंसर सीक्वेंस टेक्निक। तुम्हारे पास देखो दो मेथड है आंसर लिखने के। तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है, तुम्हारे पास पहला मेथड है, तुमने लिखा आंसर 1, देन शिफ्ट हुए आंसर 2 पे, आंसर 3 पे, आंसर 4 पे, आंसर 5 पे, एंड सो ऑन। या फिर तुम रिवर्स मेथड अप्लाई कर सकते हो। तुमने स्टार्ट किया आंसर नंबर तुमने स्टार्ट किया आंसर नंबर 5 से, फिर आंसर नंबर 4 से, फिर आंसर नंबर 3 से, फिर आंसर नंबर 2 से, एंड देन आंसर नंबर 1 से। पेपर में लिखने के सिर्फ ये दो ही फॉर्मेट होते हैं, या तो पेपर पीछे से स्टार्ट कर लो या पेपर आगे से स्टार्ट कर लो। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसा लिखना चाहते हो। तुम्हें लास्ट वाला सेक्शन ज्यादा अच्छे से आता है
या स्टार्टिंग वाला सेक्शन ज्यादा अच्छे से आता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरे हिसाब से आंसर लिखने के सिर्फ ये दो ही फॉर्मेट होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो आंसर, या आंसर लिखो तुम किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इनके अलावा कोई और ऑर्डर तुम्हारा नहीं होना चाहिए। अब बच्चों को यहाँ पे कॉमन डाउट ये आता है कि मान लो सर हमने आंसर 1 अटेम्प्ट कर लिया, आंसर 2 अटेम्प्ट कर लिया, हमें आंसर 3rd नहीं आता, फिर हमें आंसर 4 आता है, तो क्या करें हम? उसमें भी तुम्हारे पास देखो दो केस है। तुम पहला क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें आंसर 1 आता है, आंसर 2 आता है, फिर आंसर 4 आता है, 3 नहीं आता, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो वहां पे मेंशन कर दो आंसर 3 और उसके लिए स्पेस लेफ्ट कर दो। उसके लिए क्या छोड़ सकते हो तुम? स्पेस छोड़ सकते हो। बेटा तुमने पूरी साल मेहनत की है, तुम्हें पता है कि कौन सा आंसर कौन से चैप्टर का है, इसको कितने वर्ड्स में लिखना होता है, तुम्हें पता होता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 2 या 3 लाइन में लिखना है, 1 मार्क का है तो मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में लिखना है। ये तो तुम्हें पता होता है ना, ये तो बेसिक्स है। तो अगर तुम्हें आंसर 3rd नहीं आ रहा और अगर मान लो उसकी वेटेज है 2 मार्क्स, तो मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स वहां पे तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि सर स्पेस छोड़ना तो सही नहीं रहेगा, तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका ये है। इनके अलावा कुछ और दिमाग प्लीज ना लगाइएगा, ठीक है, और पेपर को खराब ना कीजिएगा। दूसरा तुम्हारे पास मेथड है कि तुमने लिखा आंसर 1, देन आंसर 2, तुम्हें 3 नहीं आता छोड़ दो से, फिर लिखा आंसर 4, ठीक है, फिर लिखा आंसर 5, फिर आंसर 6। अब तुमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो एकदम एंड में रिपीट कर लो। मतलब तुमने मान लो आंसर 3 छोड़ दिया ना यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें 4 के बाद में वो आंसर याद है तो तुम 4 के बाद लिख दोगे, 5 के बाद तुम्हें वो आंसर याद है तो 5 के बाद लिख दोगे। अब उसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट कर लो। अब यहां लिख सकते हो तुम आंसर 3। हो सकता है तुमने 7 वाला भी छोड़ दिया था, तो आंसर 7। तो जो तुमने क्वेश्चन छोड़े फिर उनको एकदम से लास्ट में तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और बेटा पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, उनमें क्या लिखना होता है मैं तुम्हें वो भी समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो यही तुम्हारे पास दो तरीके हैं अगर तुम्हें आंसर ना आता हो। सबसे बेस्ट तरीका तो है बेटा सीक्वेंस फॉलो करो, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। फिर भी बाई चांस अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता है, तो मैंने तुम्हें दो तरीके बता दिए। या तो तुम स्पेस लेफ्ट कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड है तुम्हारे पास, जितने भी क्वेश्चन रह गए थे उनको एकदम से एंड में रिपीट कर दो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मूविंग अहेड, तो आंसर सीक्वेंस टेक्निक मैंने तुम्हें बता दी है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, और अगर नहीं आता तो उसमें क्या करना वो भी समझा दिया। फिर अगली चीज है फास्ट राइटिंग हैक। इसके लिए भाई एक ही चीज है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तुम्हारी स्कूल में जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारी स्कूल में जो भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, तुम्हें वो एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बेटा प्री बोर्ड देना बहुत जरूरी है। कई बच्चों में ये रहता है कि जब तक मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी तब तक मैं प्री बोर्ड नहीं दूंगा, जब तक मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी तब तक मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा। लेकिन तुम्हें एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। अगर तुम्हें फास्ट राइटिंग हैक चाहिए तो उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि जितना हो सके उतनी ज्यादा तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा सब्जेक्ट है बायो, बायो में मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, बट एट द सेम टाइम तुम पैसिव रीडिंग मत करो ना, तुम एक्टिव रीडिंग करो। दो तरह की रीडिंग होती है, अगर तुम सिर्फ बुक को रीड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग। लेकिन अगर तुम बुक को रीड कर रहे हो, बाजू में एक रफ नोटबुक है, जो भी तुम रीड कर रहे हो उसको लिखते जा रहे हो, तो तुम्हारी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है और तुम्हें याद करने की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं, सब कुछ दिमाग में सेट हो रहा है। एट द सेम टाइम जब तुम लिखते हो तो तुम्हारी मसल मेमोरी भी डेवलप होती है, ठीक है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारी मसल मेमोरी भी डेवलप होती है और चीजें सब कॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो जब भी रीड भी कर रहे हो कोई क्वेश्चन आंसर या बुक, तो साथ साथ में उसको लिखते रहो। और क्या हैक हो सकता है राइटिंग स्पीड फास्ट करने का? मान लो तुम स्कूल आते हो और बस में आते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा पेपर है अभी नेक्स्ट 2-3 घंटे के बाद, तो तुम क्या कर रहे हो, ट्रैवल करते वक्त भी तुम एयर राइटिंग कर सकते हो, ऐसे हवा में कुछ भी लिखते रहो, अपना नाम लिखते रहो, ठीक है। इससे भी तुम्हारी क्या होगी, मसल मेमोरी डेवलप होगी और तुम्हारा ब्रेन और हैंड का मूवमेंट कोऑर्डिनेट होगा और ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली विद इन द टाइम गैप तुम्हारी राइटिंग स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हैक है,
कि बेटा एक बढ़िया सा पेपर लो, उसमें स्क्रिबलिंग करो। उसमें क्या कर सकते हो? स्क्रिबलिंग कर सकते हो। उसमें क्या कर सकते हो तुम? स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग यानी कुछ भी रफ लाइन वगैरह खींची, ठीक है, कुछ भी स्क्रिबल कर दिया, ठीक है, कुछ भी लाइन वाइन खींचते गए, ठीक है, कुछ भी अपना नाम लिखते गए, फास्ट फास्ट अपना साइन करते गए, इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। इससे भी तुम्हारी हैंड की मसल मेमोरी डेवलप होती है, इससे भी तुम्हारा ब्रेन एंड हैंड मूवमेंट प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होता है, और ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्पीड इंप्रूव हो जाती है। जैसे तुम फोन में टाइप करते हो, तो तुम प्रैक्टिस करते हो टाइपिंग करने की, लेकिन जब तुम फोन में टाइप करोगे तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि तुम उसको रेगुलरली यूज कर रहे हो। तो वही चीज है, प्रैक्टिस करोगे तो राइटिंग स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। एक और चीज क्या कर सकते हो तुम, जब भी तुम घर पे पेपर लगाते हो ना, तो कभी भी ये मत सोच के लगाओ कि 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। कोशिश करो उसको 2 आवर 40 या 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की, क्योंकि बीच बीच में एग्जामिनर भी आता है, वो तुमसे साइन भी करवाता है, फिर और भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो तुम्हें पेपर को ये सोच कर अटेम्प्ट नहीं करना कि तुम्हारे पास 3 आवर्स है। जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ट्राई करो उसको 2 आवर्स एंड 40 या 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की। ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग है लॉन्ग आंसर। बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, उसमें बहुत, मैं तुम्हें आंसर शीट्स भी दिखाऊंगा टॉपर सी कैसी है। लॉन्ग आंसर्स में यूजुअली वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख देते हैं। बहुत बड़े बड़े क्या लिख देते हैं? पैराग्राफ्स लिख देते हैं, ठीक है। बेटा जब भी तुम्हारे पास लॉन्ग आंसर्स आते हैं, ट्राई करो लॉन्ग आंसर के, जैसे तुम्हारे पास शॉर्ट आंसर्स भी है, ठीक है, तो जब भी तुम्हारे पास आंसर्स हो, उन्हें पैराग्राफ्स में ना लिख के उन्हें पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। एक बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ ना लिख के ट्राई करो उसको ब्रेक करने की इन पॉइंट्स। उसको पॉइंट्स में क्या करो? ब्रेक करो। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स। एग्जामिनर जितना टाइम स्पेंड करेगा तुम्हारे पेपर के ऊपर, तुम्हारे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। एग्जामिनर को जितना समय लगेगा तुम्हारा पेपर चेक करने में, तुम्हारे मार्क्स उतने ही कम आएंगे। तो कोशिश करो उसके लिए सब हलवा बना दो, ठीक है, सब इजिली रीडेबल बना दो, ताकि वो कम से कम टाइम स्पेंड करे। देखो नॉर्मली क्या होता है, एग्जामिनर को हर पेपर चेक करने का कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। जितनी ज्यादा कॉपी चेक करेगा उतने ज्यादा अमाउंट मिलेगा। अगर उसका टाइम तुम्हारी ही नोटबुक में खत्म हो रहा है, तो उसे गुस्सा आएगा, वो इरिटेट होगा, और उस इरिटेशन में तुम्हारे मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो हमें एग्जामिनर को इंप्रेस रखना है, हमें कोशिश करनी है कि वो कम से कम टाइम लगाए हमारे पेपर में। तो इसीलिए जो भी तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स हैं, ट्राई करो उसे किस में लिखने की? पॉइंट्स में लिखने की। और बेटा ये चीज ना ओवरनाइट नहीं होने वाली। अगर तुम में से कोई ये सोच रहा है कि हमारा जो मेन बोर्ड एग्जाम है हम उसमें ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, तो टू बी वेरी फ्रैंक बेटा तुम नहीं कर पाओगे ये सारी चीजें, ठीक है। तुम्हें इन चीजों की हैबिचुअल होना पड़ेगा, तुम्हें इन चीजों की आदत लगानी पड़ेगी। अगर तुम अपने क्लास टेस्ट में, अपने रिवीजन टेस्ट में, अपने मॉक टेस्ट में ये सारी चीज अप्लाई करोगे, तभी जाके तुम अपने एनुअल एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में सारी चीज अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी ये मत सोचना कि हम इसको डायरेक्टली फाइनल पेपर में अप्लाई करेंगे। फाइनल पेपर इज नॉट फॉर एक्सपेरिमेंट। फाइनल पेपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है कि पेपर कैसे लिखना है, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो सारी चीजें अभी कर लो, अपने प्री बोर्ड में कर लो, अपने मॉक टेस्ट में कर लो। फाइनल टेस्ट में कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेगा। तुम्हें ये नहीं देखना कि मेरा दो डी वाला सेक्शन अप्लाई कर रहा है तो पहले मैं भी डी करूंगा, वो फिर सी कर रहा है तो मैं भी सी करूंगा, ठीक है, तुम सी बन जाओगे इसमें, ठीक है। तो तुम्हें अपने दोस्त को कॉपी नहीं करना है, तुम्हें अपना खुद का तरीका डेवलप करना है, जिससे तुम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओ, ठीक है। मूविंग अहेड, अगली जो चीज है फॉरगेटिंग आंसर्स, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से हम कई बार आंसर्स भूल जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करें? क्या आंसर छोड़ दें? तो बेटा ऐसी वाली कंडीशन में हमें कभी भी आंसर छोड़ना नहीं होता है। अगर बाई चांस मान लो तुम कोई आंसर भूल जाते हो, अगर बाई चांस तुम क्या कर जाते हो, कोई आंसर भूल जाते हो, पर तुम्हें इतना तो पता होगा ना कौन से चैप्टर से है, उसके आसपास भी कुछ ना कुछ तो बेसिक नॉलेज होगी ना। जैसे लेट सपोज अगर वो फिजिक्स का पेपर है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तुमने सॉल्व नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट तुम ये तो कर सकते हो ना, क्वेश्चन में गिवन क्या है,
ठीक है, उसके आसपास का कोई फॉर्मूला हो, एटलीस्ट वो तो लिख ही सकते हो ना। तो कभी भी अपने आंसर को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चन गलत आ जाता है, उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं, पर वो बोनस मार्क्स सिर्फ उसको मिलेंगे जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम आंसर नहीं कर रहे तो तुम्हारे जीरो आने हैं, पर मान लो अगर तुमने आंसर अटेम्प्ट कर लिया तो तुम्हारे वर्स्ट केस में जीरो आने हैं, पर कुछ ना कुछ तो आएगा ना, वर्स्ट केस में जीरो आएंगे, वरना हाफ मार्क्स, 1 मार्क या 2 मार्क तो देगा ही ना 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो तुम्हें कभी भी अपना आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर तुम अपना कोई भी क्वेश्चन भूल जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उसके आसपास का रिलेटेबल कंटेंट लिख देना है। तुम्हें उसके आसपास क्या लिख देना है, रिलेटेबल कंटेंट लिख देना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। अभी मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें अपना आंसर किस में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, बट बेटा वो तब है जब तुम्हें वो आंसर बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, अपने मार्क्स इंप्रूव करवाने के लिए पॉइंट्स में लिखना है। अगर तुम्हें कोई चीज आती ही नहीं है तो कोशिश करो अपने आंसर को पॉइंट में ना लिख के पैराग्राफ में ही लिखो। किस में लिखो, पैराग्राफ में। इसके पीछे एक सिंपल सी साइकोलॉजी है कि अगर तुम पैराग्राफ लिखोगे और स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन तुम्हारे उस क्वेश्चन से रिलेटेबल होगी या उस चैप्टर से रिलेटेबल होगी, तो एग्जामिनर उसको रीड करेगा, उसको लगेगा हाँ यार चैप्टर से रिलेटेड बातें तो लिखी रखी है, लेकिन इतना बड़ा कौन पढ़े। ठीक है, और थोड़ी बहुत गलत बातें भी हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन तो 1 या 2 नंबर तो दे ही देगा वो। ठीक है, अगर वो सही है तो भाई जब भी तुम आंसर भूल जाओ या तुम्हें याद ना हो तो उसे खाली मत छोड़ो, उसके आसपास का कुछ रिलेटेबल लिख दो। पर इस बार पॉइंट्स में नहीं लिखना है, इस बार किस में लिखना है, पैरेग्राफ में लिखना है। इस बार किस में लिखना है, पैरेग्राफ में लिखना है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंटेशन टिप्स। बेटा हर चैप्टर में, जैसे इंग्लिश का कोई चैप्टर होगा या बायो का कोई चैप्टर होगा, तो हर चैप्टर में या फिर हर आंसर में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ये जो एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, इन्हें आंसर की दी जाती है। ये आंसर की देखते हैं, आंसर की से के हिसाब से बच्चों का पेपर देखते हैं और उसमें टिक लगाते रहते हैं। पूरा का पूरा कोई भी नहीं पढ़ता। तो तुम्हें क्या करना है, बढ़िया से सब कुछ उसको परोस के देना है। कि मान लो कि तुमने लिखा फोटोसिंथेसिस के बारे में, तुम किसके बारे में लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अबाउट अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो तुम्हें पता है ना, फोटोज का जो भी आंसर होगा उसमें सनलाइट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक लाइन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उसमें स्प्लिटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, टेक्निकल वर्ड्स है। ये सब क्या है, टेक्निकल वर्ड्स है, जो तुम्हारे आंसर में जो तुम्हारे आंसर में कंपलसरी है होना। ठीक है, तो जब भी अपना आंसर लिखो तो इन टेक्निकल वर्ड्स को क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। इन टेक्निकल वर्ड्स को क्या कर लो, अंडरलाइन। इससे एक चीज और होती है कि एग्जामिनर तुम्हारे पेपर में कम टाइम यूज करेगा तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। दूसरी बात कि उसके पास जो आंसर की है वो इन सारी चीजों से मैच कर रही होगी, तो तुरंत हाँ भाई ये लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ये भी सही है, फुल में से फुल मार्क्स। ठीक है, कम टाइम लगाएगा, मार्क्स ज्यादा आएंगे, ज्यादा टाइम लगाएगा, मार्क्स कम आएंगे। इससे एक बेनिफिट और है कि अगर तुमने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है यानी अंडरलाइन किया है, तो जो तुम्हारी बाकी चीजें हैं वो एग्जामिनर रीड नहीं करेगा। और उसमें अगर तुम्हारे स्पेलिंग एरर्स हुए या कुछ भी गलत हुआ तो देयर आर हाई चांसेस कि एग्जामिनर उसको क्या कर दे, स्किप कर दे। एग्जामिनर उसको क्या कर दे, स्किप कर दे। इसीलिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना इज वेरी वेरी नेसेसरी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी पिविटल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है बात। तो ये इसको बोलते हैं कीवर्ड स्ट्रेटेजी। अगली चीज है अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स। तुम्हें अपने पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स अप्लाई नहीं करनी है। तुम लोग को आदत होती है चैटिंग वेटिंग करने की, ठीक है, और तुम वही सेम लैंग्वेज अपने पेपर में लिखाते हो। तुम बिटवीन को लिखाते हो B/W या फिर BTW,
तुम टू बी ऑनेस्ट को TBH करके लिखाते हो, ठीक है। तुम हो सकता है WTF करके लिखाओ, ठीक है। तो तुम बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हो, वो तुम्हें यूज नहीं करनी है अनलेस एंड अनटिल वो टेक्निकल फॉर्म्स ना हो। जैसे कि DNA है तो ये शॉर्ट फॉर्म तुम लिख सकते हो, ATP है टेक्निकल वर्ड है, ये शॉर्ट फॉर्म भी तुम लिख सकते हो। लेकिन बिटवीन, सो कोल्ड को तुम C/D करके लिखाते हो, नॉन एस को K/A करके लिखाते हो, तो तुम्हें ये नॉन टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म अप्लाई नहीं करनी है। तुम DNA के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज लिख सकते हो, ATP के लिए लिख सकते हो, बट पेपर में कोशिश करो कि ये वर्ड जो है इनको पूरा ही लिखो, इनको शॉर्ट फॉर्म में ना लिखो। अगली चीज है कट विद पेंसिल। अगर तुम्हारा आंसर कहीं पे भी गलत हो जाता है तो तुम्हें वहां स्क्रिबलिंग नहीं करनी है, मैंने बता दिया। तुम्हें एक सिंपल लाइन खींचनी है एंड प्रिफर करो वो लाइन तुम स्केल से खींचो और वहां पेंसिल यूज करो। जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन पेपर होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर तुम्हें कट लगाना है तो कोशिश करो किससे लगाओगे, पेंसिल से लगाओगे। किससे लगाओगे, पेंसिल। चलिए नेक्स्ट थिंग, प्रेजेंटेशन टिप्स। और कैसे इंप्रूव करें अपने, वही सेम है, प्रेजेंटेशन टिप्स है। तो न्यूमेरिकल हैक्स, जैसे अगर मैथ्स है या फिजिक्स है तो तुम उसमें पूरा सॉल्व करते हो, ठीक है। लेट्स से कुछ भी रैंडम वैल्यूज मान लेते हैं भाई, ये ना 2x = 20, so that x = 20/2, so the final value of x = 2 10 20। तो तुम, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब हो सकता है तुम्हारा कोई स्टेप गलत हो और एग्जाम में पूरा रीड करेगा तो गलती निकालेगा, तो तुम उसको फिर से परोस के दे दो, अपना आंसर किस में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। या बॉक्स ना बनाओ तो तुम क्या कर सकते हो, बॉक्स ना बना के वहां बादल बना दो, ठीक है। फिर ये बादल बारिश करेगा किसकी, मार्क्स की, तुम्हारे ऊपर। तो कोशिश करो जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर हो उसको किस में डालोगे, बॉक्स में डालोगे। अगली गलती क्या होती है, जब हम मैथ्स या फिजिक्स का पेपर सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे बेटा यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स में खास करके SI यूनिट की, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की है मीटर ओवर में सेकंड का स्क्वायर। तो जब भी तुम्हारा आंसर निकालो, जब भी तुम्हारा फाइनल आंसर हो, कोशिश करो एक बार फिर से चेक करने की कि वहां पर तुमने SI यूनिट मेंशन की है या नहीं की, क्योंकि SI यूनिट अगर मेंशन नहीं करोगे तो पक्का तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, स्पेशली इन फिजिक्स का पेपर, ठीक है। नेक्स्ट चीज, डिफरेंस क्वेश्चन स्ट्रेटेजी। इसके लिए मैं तुम्हें इमेज भी दिखाऊंगा अभी कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। पहली चीज याद रखो, जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में ही बनाओगे। लेट्स से डिफरेंस आता है ब्लड एंड लिम्फ के बीच में, ब्लड एंड लिम्फ के बीच में, तो तुम्हें ये नहीं करना कि तुमने पहले ब्लड के बारे में लिख दिए कुछ पॉइंट्स, फिर तुमने लिम्फ के बारे में लिख दिए कुछ पॉइंट। बेटा ये तरीका पूरी तरह से गलत है। अगर जब भी तुम्हारे पास डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, ठीक है, SS में भी आते होंगे शायद, तो जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हें क्या बनानी है, टेबल बनानी है। उसको पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, तुम्हें क्या करना है, बेसिकली टेबुलर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे देखो जरा, कि तुमने ऐसा कुछ एक साइड लिखा ब्लड, एक साइड लिखा लिम्फ। तुमने लिखा ब्लड रेड होता है, लिम्फ कलरलेस होता है, ठीक है, ऐसे टेबल से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, तुमने लिखा कि जो ब्लड है उसमें क्या होता है, WBC का अमाउंट कम होता है, लिम्फ में WBC का अमाउंट ज्यादा होता है। तुमने लिखा कि ब्लड के अंदर, ठीक है, चलो जैसे ये है, बस इतना काफी है एक बार के लिए, ठीक है। तो तुम्हें इस तरह से अप्लाई करना होता है, उसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं लिखना होता है, तुम्हें उसे टेबल फॉर्मेट में लिखना होता है। और कोशिश करना यहाँ पे भी एक लाइन खींच दो। इस तरीके से तुम्हें डिफरेंस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यही तुम्हें स्टैंड आउट करेगा बाकी बच्चों से। एग्जामिनर 100 कॉपियां चेक कर रहा है, सबने पैराग्राफ लिखा लेकिन तुमने टेबल फॉर्मेट में लिखा है, उसके लिए आसान हो गया वहां मार्क्स देना, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ऑटोमेटिकली। तो तुम्हें टेबुलर फॉर्मेट में अपने आंसर्स लिखने होते हैं। राइट पॉइंट वाइज हमने ऑलरेडी बात कर ली, पैराग्राफ्स में अपने आंसर नहीं लिखोगे, हमेशा पॉइंट वाइज लिखोगे। चाहे बुलेटिन पॉइंट लगा लो, चाहे स्टार वाले पॉइंट लगा लो, चाहे ABC लगा लो, चाहे
1 2 3 रोमन नंबर्स लगा लो, ठीक है। लेकिन अपना आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। कई बार ये होता है कि मान लो तुम्हें आंसर थोड़ा कम आ रहा है, 5 पॉइंट पूछे, तुम्हें 4 याद है, तब 1 2 3 4 मत लिखना, तब ये डॉट्स लगा देना, ठीक है। कि कौन काउंट करेगा कि तुमने 3 डॉट लगाई, 4 डॉट लगाई या 5 लगाई है, ठीक है। तो जब भी अपना आंसर लिखो, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए हमेशा पॉइंट में लिखो। लेकिन अगर तुम्हें वो आंसर नहीं आता है एट दैट टाइम, तुम उसको किसमें लिख सकते हो, पैराग्राफ में लिख सकते हो। तो ये कुछ नोटबुक्स है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। देखो, इस बच्चे ने मैथमेटिक्स का पेपर स्टैंडर्ड का, इसने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर रखा है कि ये जो सेक्शन अप्लाई कर रहा है, मतलब जो सेक्शन के बारे में लिख रहा है वो कौन सा है, सेक्शन ए है, तो उसको अंडरलाइन कर रखा है। फिर हो सकता है यहाँ पे ये 1 लिखा हो, वो कट चुका है, कि 1 का आंसर है बी और उसमें वैल्यू आएगी 2, 2 का आंसर है सी और उसमें वैल्यू आएगी 13/7, 0, 3 का आंसर है ए और उसमें वैल्यू आएगी 12, 4 का आंसर है डी और उसमें आंसर आएगा नॉट रियल, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, प्रॉपर नंबरिंग कर रखी है, प्रॉपर ऑप्शन लिख रखा है कि बी सही है, सी सही है, ए सही है, डी सही है, और फिर वो आंसर लिख रखा है। सबसे बेस्ट तरीका एमसीक्यू सॉल्व करने का यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तुम्हें और कोई तरीका अप्लाई नहीं करना है। एम आई क्लियर? दूसरा देखो, यहां पर भी इस बच्चे ने क्या कर रखा है, प्रॉपरली सेक्शन को मेंशन कर रखा है, लिख रखा है कि फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, सी, फिर जो भी वैल्यू है। सेकंड का आंसर क्या आएगा, डी, फिर जो भी आंसर है Fe2O3 प्लस थ्राइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो प्रॉपरली एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रखे हैं। नंबरिंग भी देखो ऊपर नीचे नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस उनका, एज वेल एज ध्यान, अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो इसने प्रॉपर एक मार्जिन किया है राइट हैंड साइड, और वहां पर इसने रफ वर्क कर रखा है। इसके बेटा दो फायदे हैं, एक तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने किसी चीटिंग वीटिंग नहीं है, खुद से सॉल्व करके आंसर किया है। दूसरा बेटा, इससे तुम्हारा टाइम भी बचता है। अगर तुम बार बार में लास्ट पेज ओपन करोगे रफ वर्क करने के लिए, तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो तुम क्या करो, पेपर में ही साइड में एक मार्जिन ड्रॉ कर लो। बेटा मार्जिन ड्रॉ करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हें मार्जिन तो ड्रॉ करना ही है, मार्जिन से बाहर अपने वर्ड्स को नहीं निकालना, ये भी ध्यान रखना। अब तुम मार्जिन बना के यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर फिजिक्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, तो यहाँ तुम अपने रफ कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पेपर में अलाउड है तो यू कैन ऑल्सो कैरी है एनालॉग वॉच, ठीक है। डिजिटल वॉच कैरी मत करना, एक एनालॉग वॉच कैरी कर लेना। एनालॉग में भी वो वॉच कैरी मत करना जिसमें डिजिट्स ना लिखी हो, वो वाली वॉच कैरी करना जिसमें प्रॉपर डिजिट्स लिखी हो, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो प्रॉपर वो वॉच कैरी करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, इतने अच्छे से हम टाइम रीड नहीं कर पाते। तो हमारे पास एक वॉच होनी चाहिए और वो प्रॉपर होनी चाहिए, ये फैशनेबल वॉच हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टाइम देखना है, वही इसका पर्पज है, उसी के लिए वॉच चाहिए। मूविंग अहेड, ये कुछ और पेपर्स हैं, ठीक है। थोड़े से ब्लरी है बट आई विल हेल्प यू। इसमें देखो, ये हिंदी का पेपर है कोई, और इन्होंने कैसे अटेम्प्ट कर रखा है कि प्रॉपर यहाँ पे देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड वाली मार्जिन पे ही अपना आंसर लिखो, आंसर 1 आंसर 2। कुछ बच्चे इस तरह से भी लिखते हैं कि यहाँ पे बीचों बीच लिखते हैं कि दिस इज आंसर नंबर 1, दिस इज आंसर नंबर 2। ये भी एक अच्छा तरीका माना जाता है, ठीक है। एज वेल एज अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो देखो, जहां इसका आंसर खत्म हुआ है वहां इन्होंने प्रॉपर स्पेस छोड़ा है, वहां इन्होंने क्या छोड़ा है, प्रॉपर स्पेस लेफ्ट किया है, 2 या 3 लाइंस का ब्रेक दिया है। तो तुम्हें भी यही करना है, जो भी तुम्हारा आंसर्स है उनमें प्रॉपर गैप होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ मर्ज हो गया, सब कुछ कंबाइन हो गया, ठीक है। एग्जाम में उसको रीड ही नहीं कर पा रहा, ये फर्स्ट का आंसर है सेकंड का, वही सेम बात है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स वाली बात है, ठीक है। ठीक है, तुम्हें इस तरह से अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, ये दिखा दिया। और देखो कुछ ये तरीका है, अब मैं बच्चों को कई बार सजेस्ट करता हूँ कि जो भी तुम्हारे आंसर्स होते हैं तुम उसमें फ्लो चार्ट्स बनाओ। अब बच्चे ये चीज क्या करते हैं, बायो में अप्लाई कर देते हैं, फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, बेसिकली साइंस में अप्लाई कर देते हैं। बट बेटा बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना,
जैसे ये शायद हिंदी है, इन्होंने देखो इसमें भी प्रॉपर क्या बना रखा है, फ्लो चार्ट बना रखा है, टॉपर की नोटबुक है, इन्होंने इसमें भी क्या बना रखा है, प्रॉपर फ्लो चार्ट बना रखा है। तो तुम हर आंसर में, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट, तुम उसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो टू इंप्रूव योर मार्क्स। कई बच्चों को डाउट होता है कि इसमें फ्लो चार्ट बनाए या ना बनाए, ये तो हिंदी का पेपर है, ठीक है, ये तो इंग्लिश का पेपर है। पर बेटा वही बात है, हमें एग्जामिनर को सब कुछ बढ़िया से प्रेजेंट करके देना है, ताकि हमारे मार्क्स ना काटे, ताकि वो इरिटेट ना हो। तो तुम इसमें भी फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इसने कुछ लिख रखा है कि गोवा राज्य है, उसके दो भाग है, उसकी राजधानी क्या है, उसमें नदी कैसी है। तो प्रॉपरली देखो इस बच्चे ने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है, ठीक है, तो तुम इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। एक चीज अगर और नोटिस कर रहे हो, तो इस बच्चे ने देखो प्रॉपर स्केल से यहाँ मार्जिन भी ड्रॉ कर रखे हैं। तो तुम्हें लेफ्ट वाले मार्जिन भी ड्रॉ करने हैं और तुम्हारे राइट वाले मार्जिन भी ड्रॉ करने हैं। बट पेपर भरने के चक्कर में, आंसर शीट भरने के चक्कर में ज्यादा बड़ा मार्जिन भी ड्रॉ नहीं कर देना है। मैक्सिमम लाइन में 7 to 8 वर्ड्स आने चाहिए। कुछ बच्चों को आदत होती है यहाँ पे 14 वर्ड लिखने देने की, वो गलत है। कुछ को आदत होती है पेपर भरने के लिए यहाँ पे 5 5 वर्ड्स लिखने की एक लाइन में, वो भी गलत है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम बता दिया, एक लाइन में 7 to 8 वर्ड्स आने चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ये आई गेस इंग्लिश का पेपर है। इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर सेक्शन की मार्किंग कर रखी है कि ये वाला कौन सा सेक्शन है। फिर उसमें लिखा है इन्होंने क्वेश्चन 1। अब यहां मैं तुम्हें थोड़ी सी बात अलग बताऊंगा। बेटा तुम आंसर लिख रहे हो, दिस इज योर आंसर शीट, दिस इज नॉट योर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 मत लिखो। कुछ बच्चों को आदत होती है क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। तुम यहाँ पे क्या मेंशन किया करो, आंसर 1 या आंसर 2, जो भी है तुम्हारा। फिर देखो इन्होंने कितने बढ़िया से प्रॉपरली आंसर 1 लिखा, फिर यहाँ पे आंसर 2 लिखा है, फिर आंसर 3, प्रॉपरली नीट एंड क्लीन वे में प्रॉपरली पता चल रहा है कि ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का है और ये थर्ड का है। आंसर्स लिखने के बाद उनके बीच में भी एक मार्जिन ड्रॉ कर रखा है, उनके बीच में भी एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर रखी है। बट इसमें भी एक छोटा सजेशन है, ये जो सुंदरता बढ़ाने वाला काम है, ये जो प्रेजेंटेशन वाला काम है, ये तुम करोगे लास्ट में। तुम्हें पहले आंसर 1 लिखना है, 2 लाइन छोड़ो, आंसर 2 लिखो, 2 लाइन छोड़ो। अब जो लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बचा है, तो वहां पे जो तुमने लाइन छोड़ी थी, स्पेस छोड़ा था, वहां पे अब तुम्हें स्केल से क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक आंसर के बाद में तुम लाइन ड्रॉ करते जा रहे हो, टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो ये जो सारा काम है लाइन ड्रॉ करने वाला, ये एट द एंड ऑफ पेपर करना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ पेपर, जब तुम्हारे पास टाइम बचे। फिर देखो यहाँ पे जैसे 7 का आंसर है, 7 के ए पार्ट का, बी पार्ट का, ठीक है, बी पार्ट का या ई पार्ट का, सी इसने शायद, बी इसने शायद मिस कर दिया, ठीक है। तो जो भी है प्रॉपर एक सीक्वेंस है। एज वेल एज देखो अ ड्रीम कम्स ट्रू करके जो भी है, ये शायद कोई पोएम से रिलेटेड होगा, चैप्टर से रिलेटेड होगा। इन्होंने इनके पोएट का या ऑथर का नाम भी यहाँ मेंशन कर रखा है, किसके द्वारा लिखी गई ये कहानी। तो इंग्लिश के पेपर में ये चीजें करनी होती है, इससे इंप्रेशन झाड़ता है एग्जाम में बढ़िया वाला, कि जो बच्चा है वो है वही फालतू नहीं है, उसे पता है, उसे नॉलेज है, तो तुम्हें अपनी नॉलेज दिखानी है। बट पेपर में सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं आती, उसे लिखने का तरीका भी आता है, ठीक है। तो नॉलेज भी दिखाओ, एट द सेम टाइम लिखने का तरीका देखो। इस पेपर में या फिर इस आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे ने उसको प्रॉपरली क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है कोशिश करो, जो चीज तुम अंडरलाइन करो वहां स्केल का यूज करो और पेंसिल का यूज करो, पेन से ना करो तो फायदेमंद रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़े से ब्लरी आ चुके हैं यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पर आएगा सब जो बताना चाहता हूँ सब में आ रहा है, जैसे ये रहा, दिस इज दैट डिफरेंट वाला क्वेश्चन, डिफरेंस वाला क्वेश्चन। बच्चे ने देखो एक साइड ब्लड लिखा, एक साइड लिंक लिखा है। इसका देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो 1 2 3 4 लाइन में खत्म हुआ, और मान लो इस वाली साइड फर्स्ट वाला पॉइंट 3 लाइन में एंड हो रहा है, तो तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट नहीं करना, दोनों में प्रॉपर गैप होना चाहिए। यहां से सेकंड नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो इस साइड भी यहीं से सेकंड स्टार्ट होना चाहिए। इस चीजों का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया डिफरेंस लिखने का तरीका। इन्होंने क्या कर रखा है कि इस आंसर में कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर रखा है, ट्रैप वर्ड इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर रखा है। इसका भी तुम्हें ध्यान देना है। और क्या तरीका है लिखने का, कि जैसे इन्होंने लिखा सेक्शन सी ग्रामर है, उसमें क्वेश्चन 6 का आंसर है, क्वेश्चन 6 में कौन से पार्ट का क्या आंसर है वो लिख रखा है प्रॉपरली। क्वेश्चन 7 का आंसर है, क्वेश्चन 7 में ए का आंसर क्या है, बी का आंसर क्या है, प्रॉपरली पता चल रहा है।
तो एग्जाम को बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी इसको मार्क्स देने में, और ये बढ़िया से स्कोर करेगा। एक हाँ छोटी सी गलती कर रखी है, तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी है पेपर में। इस बच्चे ने लिख रखा है पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, भाई उसका काम है टर्न ओवर, वो अपने आप कर लेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। ये माल प्रैक्टिसेस में आता है, पेपर कैंसिल भी हो सकता है तुम्हारा। तो फालतू की चीजें तुम्हें लिखनी है पीटीओ, या कुछ बच्चों को आदत है पेपर के स्टार्टिंग में ओम ओम लिखने की कि भगवान हमें हमारी हेल्प करेगा, वो भी तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी होती। ठीक है, ये भी सेम तरीका है। फिजिक्स का वही है कि जो अगर तुम्हें आंसर नहीं आए, हमने बात कर ली है, गिवन तो लिखो एटलीस्ट, फॉर्मूला तो लिखो। और फिजिक्स में ऐसा यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक ये पेपर है, ये इंग्लिश का है, देख सकते हो टॉपर ने कैसे लिख रखा है। ठीक है, यू हैव टाइम, आप देख सकते हो इसको बढ़िया से। तो देखो इसका प्रॉपर आंसर है कि 6 के बी में आएगा, 1 2 में आएगा सी, 3 का फिर जो भी आंसर है उन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर रखा है, प्रॉपरली सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए बेटा जी। ए का बेटा, फिजिक्स में जो रे डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, या फिजिक्स में कुछ भी नॉर्मल चीजें आती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उसको फ्री हैंड राइटिंग में ड्रॉ कर देते हैं। बट तुम्हें क्या करना है, पेंसिल का यूज करना है, रूलर का यूज करना है रे डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए। वही सेम बात है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सल, तो बालक ने उसको क्या कर रखा है, बढ़िया से अंडरलाइन कर रखा है। एक चीज और है, ये कि जब भी तुम अपना पेपर लिखो, कोशिश करो उसमें क्या बनाने की, फ्लो चार्ट बनाने की। फ्लो चार्ट इजीली रीडेबल होते हैं, उसमें मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अपने आंसर के साथ साथ वहां तुम्हें फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन। काइंड ऑफ थोड़ी बहुत ब्लरी इमेजेस हैं, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू डाउनलोड देम इन एचडी क्वालिटी। ठीक है, एक ये मैंने बात बता दी कि जब भी तुम्हारी मेन आंसर आए तो उस पर बादल बना दो, ताकि तुम्हारे ऊपर मार्क्स की बारिश हो, या फिर उस पर बॉक्स बना दो। ठीक है, फाइनल आंसर में। हाँ, ये जो तुम करते हो ना पेपर में, नॉट सो यूजफुल अननेसेसरी चीजें लिख देते हो, आई लव समवन, आई लाइक दैट, सर मैं पढ़ा नहीं था प्लीज इस बार मुझे पास कर दीजिए। बेटा ये सब कुछ आता है माल प्रैक्टिसेस में, पेपर तक कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनर पे इसका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, तो तुम्हें ये सारी चीजें भी नहीं करनी है। अदरवाइज मार्क्स तो नहीं आएंगे, बस तुम एक मीम मटेरियल बन के रह जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, कैसे अपने आंसर राइटिंग करनी होती है, कैसे प्रॉपर मार्जिन ड्रॉ करना होता है, प्रॉपर गैप देना होता है। और जो भी तुम्हारा मेन आंसर हो, जैसे यहाँ इन्होंने कर नहीं रखा, जो भी मेन आंसर हो उसे किस में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। अपने मेन आंसर को हमेशा किस में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। ठीक है, एक मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर लिया करो, और एक मार्जिन राइट हैंड साइड ड्रॉ कर लिया करो, और ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। और एक हमने बात कर ली, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपना रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही था पेपर प्रेजेंटेशन के छोटे छोटे बेसिक्स। अगली बार मैं ट्राई करूंगा एक प्रॉपरली बायोलॉजी के ऊपर प्रॉपरली तुम्हें बताने की कि कैसे तुम्हें एग्जाम में पेपर लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना है। अच्छा एक चीज और, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में डायग्राम पूछा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें उससे रिलेटेड कोई डायग्राम आता है, लेट्स से फोटोसिंथेसिस है, तुम एक रफ प्लांट बना सकते हो, उससे भी तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं। ठीक है, डायग्राम जब भी बनाओ तो कोशिश करो उसकी लेबलिंग एक साइड में हो, और वो भी पेंसिल से हो। कोई भी पेन से डायग्राम नहीं बनाएगा। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर हम पेपर के अंदर ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन दोनों यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, एज सच कोई गाइडलाइंस है नहीं इसमें। ठीक है, तुम्हारे मार्क्स भी नहीं घटेंगे, और मोस्ट मोस्ट ऑफ द बच्चे करते भी हैं कि जो भी तुम्हारी हेडिंग्स होती हैं वो यूजुअली बच्चे लिखते हैं किससे, ब्लैक से, और जो तुम्हारे फिर पॉइंट्स होते हैं अंदर वाले वो किससे लिखे जाते हैं, ब्लू से। तो तुम ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज कर सकते हो, देर इज नो कॉम्प्रोमाइजेशन इन दिस। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम एक्स्ट्रा पेन यूज करो, बेटा ग्रीन यूज करो, रेड यूज कर रहे हो, तो वो अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो 2 कलर पेन तुम यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको मेरी बातें समझ में आई होगी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, राइटिंग की कितनी वैल्यू है, कौन कौन सा एग्जामिनेशन हैक्स है जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।